हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। आज की क्लास में हम यूनिट 4 एनवायरनमेंट ज्योग्राफी या पर्यावरण भूगोल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है प्लांट सिस्टम, पादप तंत्र। और प्लांट सिस्टम जब हम कहते हैं तो हमें इसे ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, यानी कि पूरे विश्व भर में जो प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से ज्योग्राफी उसको प्रभावित करती है, और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्लांट रीजन है या जिनको हम फ्लोरल रीजन कह सकते हैं। फनल रीजन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फ्लोरल रीजन यानी कि जो वनस्पति जगत है, कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार से। जैसे कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ आपको दिखाई देंगे, कहीं कहीं कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पर फ्लोरिंग प्लांट्स नज़र आएंगे। क्या इनकी खास बात है, किस तरह से प्लांट कम्युनिटी ग्रो होती है, क्या उसके पीछे फैक्टर हैं, कैसे करके इनका एवोल्यूशन होता है, कैसे विकास होता है, इन सभी चीज़ों को भौगोलिक संदर्भ में या जोग्राफिकल रेफरेंस में समझना ही प्लांट सिस्टम का टॉपिक है। ठीक है, यूनिट 4 जोग्राफी, इन्वायरमेंट जोग्राफी में। ठीक है, प्लांट सिस्टम जब हम कहते हैं, जैसा मैंने आपको भी बताया कि प्लांट एक साथ ग्रो होते हैं किसी एक इन्वायरमेंट में। मान लीजिए कि एक ये पर्टिकुलर इन्वायरमेंट है। एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट का मतलब है कि यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ की सॉइल, यहाँ के रिसोर्सेस एक जैसी हैं। तो एक तरह के इन्वायरमेंट में अगर बहुत सारे प्लांट ग्रो होते हैं एक साथ, तो उसे प्लांट कम्युनिटी कहते हैं। अगर आपसे कभी भूले भटके एग्ज़ाम में सवाल पूछ ले कि प्लांट कम्युनिटी क्या होती है, तो एक इन्वायरमेंट में ग्रो होने वाले बहुत सारी अलग अलग प्लांट्स की जो स्पीशीज़ हैं उन्हें प्लांट कम्युनिटी कहा जाता है। ठीक है, और प्लांट कम्युनिटी के साथ है वेजिटेशन। वेजिटेशन का मतलब है कि ग्रुप ऑफ प्लांट कम्युनिटीज। जब बहुत सारी कम्युनिटीज़ एक साथ ग्रो होती हैं किसी एक रीजन में, तो उसे वेजिटेशन या वनस्पति कहते हैं। ठीक है, ये वनस्पति का और प्लांट कम्युनिटी का एक बेसिक डिफरेंस है। वैसे तो आपसे एग्ज़ाम में ये सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी अगर कभी भूले भटके आपसे सवाल पूछ लिया तो आप इसको याद रखना। ठीक है, ये बात हमेशा अब इसके बाद ध्यान रखिएगा, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में प्लांट को या एक वेजिटेशन को भी ग्रो होने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। दो चीज़ें, वैसे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं दो चीज़ें, एक है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, और दूसरा है पानी, वाटर की अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो इनमें क्योंकि इसी प्रक्रिया से ये अपना भोजन बनाएंगे, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं, आप जानते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसमें सूर्य का प्रकाश यानी इंसोलेशन का इस्तेमाल होता है। पेड़ पौधे अपनी जड़ों से न्यूट्रिशन और पानी प्राप्त करते हैं। CO2 का उसमें इस्तेमाल होता है। तो इन सभी के द्वारा खाना ये बनाते हैं। जो एनर्जी ये बनाते हैं, फिर उसी के बाद आगे चल के बाकी जो इकोसिस्टम में लेवल हैं, शाकाहारी जीव, ट्रॉफिक लेवल 2 यानी कि ये ट्रॉफिक लेवल 1 कहलाते हैं, यानी कि पोषण स्तर 1, फिर पोषण स्तर 2 में आ जाएंगे शाकाहारी जीव, फिर पोषण स्तर 3 में आ जाएंगे ट्रॉफिक लेवल 3 में मांसाहारी, फिर उसके बाद आ जाएंगे सर्वाहारी, फिर उसके बाद डिकम्पोजर। ठीक है, वियोजक। इस तरह से आगे चलता है। तो ये जो प्लांट कम्युनिटी है, ये जो प्लांट की वेजिटेशन है, या हम कम्युनिटी कहें या कोई भी एक स्पीशी भी कहें, ये सभी अपने इन्वायरमेंट में लगातार अडॉप्टेशन, कंपटीशन और नेचुरल सिलेक्शन, चार्ल्स डार्विन ने भी अपनी इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज़ में, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज उन्होंने जो बुक लिखी थी 1859 में, 1859 में, इसको नोट कर लेना आप। इन बातों को क्लियर किया है कि किसी भी क्षेत्र की जो कम्युनिटी होती है, प्लांट कम्युनिटी होगी, ना सिर्फ प्लांट बल्कि जो एनिमल्स हैं या फिर प्लांट्स हैं, वो सभी इसी तरीके से ग्रो करते हैं। अगर इस प्लांट को या किसी भी एनिमल को भी उस इन्वायरमेंट में ग्रो करना है, अभी तो क्योंकि हम बात यहाँ पर प्लांट की कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़, ये जो डार्विन की थ्योरी है, ये एनिमल्स में, मनुष्य में, प्लांट्स में, सब जगह अप्लाई होगी। ठीक है, अगर इस प्लांट को एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ग्रो करना है तो उसे अडॉप्ट करना होगा, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अनुकूल करना होगा। दूसरी बात,
उसे कंपटीशन करना होगा। किससे कंपटीशन करना होगा? क्या कोई एग्जाम लिखना होगा जेआरएफ की तरह? ऐसा नहीं है। उसे कंपटीशन करना होगा बाकी की जो स्पीशीज हैं, ठीक है, बाकी की जो प्रजातियां हैं। प्लांट के केस में प्लांट की जो बाकी प्रजातियां हैं, एनिमल के केस में बाकी की जो एनिमल्स हैं, ठीक है। अब जब ये कंपटीशन कर पाएगा, एडॉप्टेशन करेगा, तभी नेचर उसे सेलेक्ट करती है, ठीक है। तभी वो उस नेचर में, उस पर्यावरण में आगे एवोल्यूशन की दौड़ में बढ़ पाएगा। और जो कम्युनिटी अपने आप को उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अडॉप्ट नहीं कर पाती है, उस एनवायरनमेंट को वो अडॉप्ट नहीं कर पाती है, वो एवोल्यूशन की दौड़ में पीछे रह जाते हैं, वो एक्सटेंट हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब ये कंपटीशन देखिए किस चीज़ का है? अगर हम प्लांट के केस में कहें, सनलाइट का है, ठीक है। क्योंकि सनलाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनको अपना भोजन तैयार करने के लिए। फोटोसिंथेसिस कहते ही इस वजह से हैं, प्रकाश संश्लेषण कहा ही इस वजह से जाता है, क्योंकि ये प्रकाश के उपलब्धि में, प्रकाश जब रहता है, सूर्य का प्रकाश, उस समय पर अपना खाना बनाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी इनको मिले, इस वजह से इनका कंपटीशन लगातार जारी रहता है, ठीक है। ये आप बेसिक चीज़ें यहाँ से ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ पर अलग अलग लेयर्स नज़र आएंगी। ये क्या है? ये वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन है, वर्टिकल आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा टेम्परेट डिसोडियस फॉरेस्ट का। शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, सबसे ऊंचे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको कहा जाता है डोमिनेंट लेयर। एग्जाम में सीधे तौर पर यह सवाल पूछा गया है कि आपको ये जो प्लांट्स की लेयर्स होती हैं उनके सीक्वेंस अरेंज कीजिए। यानी कि सिंपल सी बात है, यहाँ पर तो एग्जाम्पल टेम्परेट डिसोडियस फॉरेस्ट का है, यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वनों का। लेकिन किसी भी क्षेत्र में जो सबसे ऊंची प्लांट कम्युनिटी होती है, जो सबसे ऊंचे पेड़ पौधे होते हैं, उनको डोमिनेंट लेयर बोलते हैं, ठीक है। डोमिनेंट लेयर है, जैसे यहाँ पर ओक का जो पेड़ है ये डोमिनेंट लेयर है। इनसे जो कम ऊंचाई पर होंगे, जिनकी लेयर्स सबसे ऊंचाई से थोड़ा कम होगी, उसको कोडोमिनेंट लेयर कहा जाएगा। नंबर 1, फिर उसके बाद नंबर 2 कोडोमिनेंट लेयर, ठीक है। फिर तीसरी लेयर आती है थर्ड लेयर। थर्ड लेयर में जो आएगी, इसको हम कहेंगे कि ये जो लेयर है, जैसे इसमें हेजल की लेयर है, ओके। और फिर उसके बाद आती है ये ग्राउंड लेयर, फोर्थ लेयर। थर्ड लेयर में हेजल की लेयर होगी, हेजल इसको कह सकते हैं हम। हेजल इसमें हो सकता है डॉग मर्क्यूरी, ये इस तरह की जो बहुत ऊंची तो नहीं और बहुत ज़मीन से जुड़ी हुई भी नहीं। जैसे ये ग्राउंड लेयर है तो इसमें छोटी मोटी हर्ब्स होंगी, कुछ झाड़ियाँ होंगी, ठीक है, जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वैसे ही जो हेजल है उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा और बहुत कम इन दोनों के बीच में होगी, इसलिए इसको थर्ड लेयर बोलते हैं। डोमिनेंट लेयर, कोडोमिनेंट लेयर, हेजल की एक लेयर होगी और ग्राउंड लेयर होगी, ठीक है। तो इन लेयर्स का सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, ओके। अब देखिए, प्लांट किसी भी क्षेत्र में जब विकास की प्रक्रिया में होता है, इवोल्यूशन की प्रोसेस में होंगे, तो किस तरह से प्लांट्स इवोल्यूशन करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट की फेज बताई गई हैं, जिसको हम सक्सेशनल डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटी कहते हैं। बायोटिक सक्सेशन भी हम कह सकते हैं। ये सक्सेशन का मतलब क्या होता है? बायोटिक सक्सेशन कह लीजिए, सक्सेशनल डेवलपमेंट कह लीजिए, ठीक है, या फिर हम इसे अनुक्रमण भी कह सकते हैं, पारिस्थितिकी अनुक्रमण, या सिर्फ अनुक्रमण भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ वन वेजिटेशन कम्युनिटी इन गिवन हैबिटेट बाय अदर वेजिटेशन कम्युनिटीज, सक्सेशन या इकोलॉजिकल सक्सेशन। मतलब मान लीजिए कि ये एक कोई क्षेत्र है, इस एक क्षेत्र में कोई एक वेजिटेशन कम्युनिटी थी, तो कोई एक वनस्पति यहाँ पर पहले से मौजूद थी, लेकिन उसको दूसरी वेजिटेशन कम्युनिटी ने रिप्लेस कर दिया। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि जो पहले से वेजिटेशन कम्युनिटी थी, मान लीजिए एक, ये अब अपने पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को और ज़्यादा अनुकूलित या एडॉप्टेशन उसको नहीं कर पा रही है। दूसरी जो वेजिटेशन कम्युनिटी ग्रो हो रही थी धीरे धीरे करके, उसने अपने आप को उस एनवायरनमेंट के हिसाब से ज़्यादा अनुकूलित कर लिया, अपने आप को ज़्यादा ढाल लिया, जिसकी वजह से ये अब जो वेजिटेशन कम्युनिटी 2 है, इसने इस पहली वेजिटेशन कम्युनिटी को रिप्लेस कर दिया। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? इस रिप्लेसमेंट प्रोसेस को सक्सेशन या इकोलॉजिकल सक्सेशन इसे हम कहेंगे। सक्सेशन में एक शब्द होता है फिर इसके बाद, जिसको कहते हैं सेरे।
सेरे क्या है? सेरे का मतलब है सीक्वेंशियल चेंजेस ऑफ प्लांट कम्युनिटी। ये प्लांट कम्युनिटी हो सकता है, प्लांट ग्रुप हो सकता है, कुछ भी आप कह सकते हैं, जो चेंजेस होते हैं। अब आप देखिए, अगर कि ये एक वेजिटेशन थी, वेजिटेशन 1, इसको वेजिटेशन 2 ने रिप्लेस कर दिया, करेक्ट? तो क्या ये रिप्लेसमेंट अचानक हो गया होगा? आप सोचो कि आज ये वेजिटेशन कम्युनिटी 1 थी, जैसे ही कल का दिन शुरू हुआ ये खत्म, अब केवल वेजिटेशन कम्युनिटी नंबर 2 है। क्या ऐसा हुआ होगा? ऐसा नहीं हुआ होगा ना, ये सीक्वेंस में हुआ होगा, धीरे धीरे करके ये प्रोसेस हुई होगी। अगर आप इसको बहुत लंबे समय तक देखेंगे तब भी आपको ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत स्लो होने वाली प्रोसेस है। तो इसी सीक्वेंशियल प्रोसेस को, इसी सीक्वेंशियल चेंज को, जो कि इवोल्यूशन की एक प्रक्रिया ही है, जो कि एक विकास की प्रक्रिया ही है, इस विकास की प्रक्रिया जो क्रमक रूप से होती है उसे सेरे कहते हैं, ठीक है? और हिंदी में इसे क्रमक ही कहते हैं, ओके? और इसे अनुक्रमण कहते हैं, इसको आप ध्यान रखना, ओके? जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी सेरे या क्रमक। अब जो सेरे है या वेजिटेशन है, ये जो विकास की प्रक्रिया है, जो कि अलग अलग लेवल में होगी, जाहिर सी बात है अचानक से नहीं होगी। तो ये सक्सेशन का जो एंड पॉइंट होता है डेवलपमेंट का या वेजिटेशन कम्युनिटी का, मैक्सिमम लेवल होगा डेवलपमेंट का, उसे क्लाइमेक्स वेजिटेशन कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी एक वेजिटेशन थी, जैसे हमने एग्जांपल में देखा, फिर वेजिटेशन नंबर 2 ने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है? तो अब वेजिटेशन 2 ये भी विकास करेगी, विकास करते 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 इसकी एक मैच्योर स्टेज आ जाएगी, जिसको हम वेजिटेशन की मैक्सिमम लेवल बोलेंगे। और ये मैक्सिमम लेवल कब आया है? जब इसने उस क्लाइमेट के हिसाब से, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अनुकूलित किया है, क्योंकि इसमें क्लाइमेट का एडाप्टेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये क्लाइमेक्स लेवल तक पहुंच चुकी है वेजिटेशन, इसी वजह से इसको क्लाइमेक्स वेजिटेशन भी कहते हैं, और इसे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी भी कह सकते हैं या क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है और वेजिटेशन ने अपने आप को अडॉप्ट किया, इसलिए क्लाइमेक्स वेजिटेशन, क्लाइमेक्स क्लाइमेट या क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स भी कह सकते हैं। अलग अलग नाम है, आप ध्यान रखना, ठीक है? अब ये जो सेरे है ना, अभी जो हमने देखा था, सक्सेशन क्या है? सक्सेशन का मतलब रिप्लेसमेंट। वेजिटेशन 1 जब रिप्लेस होती है वेजिटेशन 2 से, तो इस प्रक्रिया का नाम है सक्सेशन। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा था कि अचानक नहीं होगा, कुछ फेजेस में होगा, क्योंकि ये रिप्लेसमेंट का लेवल है। तो ये किस तरह से होता है? F.E. क्लेमेंट ने बताया है 1916 में कि ये इन 5 फेजेस में होता है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा है, मैंने हमेशा क्लास में बताया है, और इस बार वो आ भी गया है। तो आप इनका सीक्वेंस एज इट इज़ याद रखेंगे। ध्यान रखिए कि ये F.E. क्लेमेंट ने सक्सेशन के 5 फेज बताए हैं, ओके? 1916 में पहला क्या है? पहला है फेज ऑफ न्यूडेशन, मतलब एक ऐसा क्षेत्र होता है जो बेर एरिया, जहाँ पर अभी कोई भी वेजिटेशन नहीं है, उसे कहेंगे फेज ऑफ न्यूडेशन। फेज ऑफ माइग्रेशन आता है। फिर माइग्रेशन का मतलब है कहीं से बीज आ गए, अराइवल ऑफ बीज, सीड्स। ये बीज कहाँ से आते हैं? ये बीज हो सकता है कि हवाओं के द्वारा आ जाए, ये बीज हो सकता है कि एनिमल्स लेकर के आए, चिड़िया, बर्ड्स अपने साथ लेकर के आए, किसी भी तरह से आ सकते हैं। फेज ऑफ एसिस होता है जिसमें सीड्स अब यहाँ पर धीरे धीरे करके ग्रो होना शुरू कर रहे हैं, सीड्स उस एनवायरनमेंट के हिसाब से इस्टेब्लिश हो रहे हैं। फिर फेज ऑफ रिएक्शन आता है जिसमें कंपटीशन चलेगा अलग अलग प्लांट्स में, जो यहाँ पर अलग अलग प्लांट्स ग्रो हुए होंगे उनके बीच में अब कंपटीशन शुरू हो जाएगा। कंपटीशन किस चीज़ का? अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से भी, और जो प्लांट्स हैं अलग अलग उनमें आपस में भी कंपटीशन होगा। और फाइनली फिर फेज ऑफ स्टेबलाइजेशन आएगा, क्योंकि इन कंपटीशन में जो कम्युनिटी अपने एनवायरनमेंट के साथ अनुकूलित हो जाएगी वो आगे यहाँ पर स्थापित रहेगी, बाकी एक्सटेंट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो एक इक्विलिब्रियम की अवस्था, एक सामंजस्य की अवस्था आ जाती है। तो ये 5 फेजेस आपको एज इट इज सीक्वेंस में याद रखने हैं। फेज ऑफ न्यूट्रिशन, फेज ऑफ माइग्रेशन, फेज ऑफ एसिस, फेज ऑफ रिएक्शन, और उसके बाद फेज ऑफ स्टेबलाइजेशन। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए F.E. क्लेमेंट्स ने ही 1916 में ही सक्सेशन को कहा है कि 2 तरह का सक्सेशन होता है। सक्सेशन के फेज होते हैं, ये तो बात अलग है, लेकिन सक्सेशन 2 तरह का होता है।
कहा कि एक होता है प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा कहा इन्होंने होता है सेकेंडरी सक्सेशन। ये क्या होता है प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन? देखिए आपको, अभी इसको छोड़ दीजिए आप, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में? इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कि पहले कोई भी वेजिटेशन नहीं है, केवल चट्टाने हैं। धीरे धीरे करके यहाँ पर घास फूस होना, छोटी मोटी झाड़ियाँ श्रब्स होना, फिर धीरे धीरे करके कुछ स्पीशीज आएंगी प्लांट्स की, और वेजिटेशन कम्युनिटी का क्लाइमेक्स लेवल पहुंच चुका होगा, जिसको क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, क्लाइमेक्स वेजिटेशन कहेंगे। ये मैक्सिमम लेवल है वेजिटेशन के डेवलपमेंट का, ठीक है। तो इसे कहेंगे प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन में क्या है, पहले कभी भी यहाँ पर वेजिटेशन नहीं थी, धीरे 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 करके वेजिटेशन कम्युनिटी का डेवलपमेंट शुरू हुआ, तो इसे प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं, ठीक है। पहली बार ही किसी क्षेत्र में जब कम्युनिटी, प्लांट कम्युनिटी डेवलप होती है, उसको प्राइमरी सक्सेशन, प्राथमिक अनुक्रमण कहेंगे। सेकेंडरी में क्या होता है? सेकेंडरी में भी आप देखिए इस डायग्राम से, इस इमेज से आप ध्यान रखेंगे, सेकेंडरी सक्सेशन में पहले पास्ट में यहाँ पर वेजिटेशन थी, ठीक है, लेकिन वो किसी वजह से खत्म हो गई। हो सकता है कि वहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर वनाग्नि हो गई हो, आग लग गई। हो सकता है कि वहाँ की क्लाइमेट बहुत बड़े पैमाने पर चेंज हो गई। हो सकता है प्लेट टेक्टोनिक की वजह से सब यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो भी खत्म हो गई। किसी भी कारण से पहले जो वेजिटेशन थी वो खत्म हो गई और बहुत समय के गैप के बाद फिर से वेजिटेशन ग्रो होना शुरू हुई, मैक्सिमम लेवल तक पहुंची। इसे कहेंगे सेकेंडरी, क्योंकि पहले वेजिटेशन थी, बीच में वेजिटेशन का गैप हुआ, फिर ग्रो हुई, तो ये सेकेंडरी वेजिटेशन है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना, ये सेकेंडरी वेजिटेशन का, सेकेंडरी सक्सेशन का टाइप कहलाएगा। प्राइमरी में पहले कभी वेजिटेशन नहीं थी, धीरे धीरे करके ग्रो हुई है। सेकेंडरी में पहले वेजिटेशन थी, फिर गायब हुई, फिर ग्रो हुई, ये सेकेंडरी है, ओके। अच्छा, इसके बाद देखिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देते हैं, शायद आपको नहीं मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो ध्यान से देखिए। आप सभी के लिए 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक उत्कर्ष उत्कर्ष की तरफ से हम सभी आपके लिए दिवाली का ट्रिपल धमाका लेकर के आए हैं, जिसमें अप टू 90% का डिस्काउंट आपको कोर्सेज पर मिल रहे हैं। 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है। आपको पेपर 1 का रिकॉर्डेड बैच फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि आपके यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, बहुत ही कारगर सिद्ध होगा ये इनिशिएटिव। इसलिए आप अभी एप्लीकेशन पर जाइए, आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उसमें एनरोलमेंट करा सकते हैं, पेपर 1 में एनरोलमेंट करा सकते हैं, और यकीन माने कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी चीज़ों की आवश्यकता है, वो आपको सब यहाँ पर मिलेगा। जैसे लेक्चर्स हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, इसके अलावा और क्या चाहिए आपको, बल्कि मोर देन इनफ आपको यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो इसलिए आप इस दिवाली ऑफ़र का बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब हम यहाँ से प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, प्लांट्स के एवोल्यूशन को। तो डार्विन की थ्योरी है, जो जैसा भी हमने थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन किया भी था, डार्विन की थ्योरी 1859 में आई थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इन्होंने बुक लिखी थी, जिसमें ये कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, कि जो सबसे ज़्यादा फिट होगा एनवायरनमेंट में, जो एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करेगा, वही एवोल्यूशन की दौड़ में आगे बढ़ पाएगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये हेरिटेबल वेरिएशन की बात करते हैं कि एक इंडिविजुअल स्पीशीज़ में हेरिटेबल वेरिएशन होते हैं, कि एक ही स्पीशी है लेकिन उसकी एक, मान लीजिए कि एक स्पीशी के कुछ एनिमल्स ने जन्म लिया, फिर नेक्स्ट उसी स्पीशी के कुछ और एनिमल्स जन्म लेंगे, लेकिन उन दोनों में कुछ ना कुछ डीएनए के लेवल पर चेंजेस होंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। तो हेरिटेबल वेरिएशन होते हैं एक ही स्पीशी के अंदर भी, ये इस बात को भी कहते हैं। तो ये जो डार्विन के कुछ कॉन्सेप्ट हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान रखना। इन्हीं को हमने शुरू में भी डिस्कस किया था, तो थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ और भी बातें, जैसे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है। अगर सर्वाइवल करना है तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, चाहे ये एनिमल्स की बात हो, प्लांट्स की बात हो, मनुष्य की बात हो। अगर हम स्ट्रगल करना छोड़ देंगे तो हमारा एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है।
और जो कंपटीशन में आगे नहीं रहेगा वो पीछे रह जाएगा, और जो कंपटीशन में विनर रहते हैं वो एग्जिस्टेंस में रहते हैं, जो नहीं होंगे वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। डार्विन के अलावा एक और थ्योरी आई थी, डी राइस की थ्योरी एवोल्यूशन की। इन्होंने डार्विन की जो कॉन्सेप्ट है उसको चैलेंज किया था। ये कहते हैं कि जो एवोल्यूशन है वो म्यूटेशन की प्रोसेस से भी, म्यूटेशन की प्रोसेस होती है। कहते हैं कि समटाइम जो ऑफस्प्रिंग है डिफर होती है फ्रॉम पेरेंट्स। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ इन्वायरमेंट की वजह से नेक्स्ट जो जनरेशन ने जन्म लिया है उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, कुछ म्यूटेशन हो जाते हैं जो पहले की स्पीशी में नहीं थे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो पेरेंट्स की वजह से ही होगा कुछ चेंजेस डीएनए के लेवल पे, वो कुछ इन्वायरमेंट की वजह से भी कई बार म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा स्पीशीज़ धीरे धीरे करके एवोल्यूशन उनका शुरू हो जाता है। ये डी राइस की थ्योरी है। ये कहते हैं कि एवोल्यूशन की वजह से हुआ है। जैसे अगर मान लीजिए कि एक एनिमल है मेल फीमेल, उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, तो उसमें और इन एनिमल्स में, इन दोनों में या मनुष्य में भी ऐसा ही होगा, कुछ चेंजेस होंगे, हेरिटेबल वेरिएशन जिसको कहा है, चेंजेस होंगे। क्यों? क्योंकि इनके समय पर एनवायरनमेंट और इनके समय पर एनवायरनमेंट अगर सेम होगा तो चेंजेस नहीं होंगे, अगर चेंज होगा तो इनमें भी चेंजेस मिलेंगे। लगातार एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो अगली पीढ़ी चेंज होती चली जाएगी। लेकिन ये कहते हैं कि म्यूटेशन की प्रक्रिया होती है। म्यूटेशन क्या है? जैसा मैंने आपको भी बताया भी था कि वो किसी कारणवश हो सकता है, एनवायरनमेंट की वजह से हो सकता है, किसी और कारण वजह से भी हो सकता है। म्यूटेशन की प्रक्रिया की वजह से ही नई नई स्पीशीज़ का इवोल्यूशन होता है। ये डी राइज है, इन्होंने कहा, डार्विन की थ्योरी को उन्होंने चैलेंज किया है। ठीक है, एग्जाम में भी सवाल आया था। आगे अगर चल रहे हैं, थोड़ा सा हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देख लें हम प्लांट्स का। बहुत ज़्यादा आपको नहीं देखना है, थोड़ा बहुत देखना है। देखिए, आज पृथ्वी पर जो जीवन है, नो डाउट प्लांट्स की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से है, क्योंकि प्लांट्स ही वो इस धरती पर, प्लांट्स के अंदर ही वो क्षमता है जो सूर्य के प्रकाश से, सॉइल में जो न्यूट्रिशन है, पानी है, इससे अपना खाना बना सकते हैं। हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है। वो CO2 का इस्तेमाल करते हैं, न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं, सूर्य के प्रकाश का, और उनके द्वारा बनाई गई एनर्जी को ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरा ट्रॉफिक लेवल, पूरा इकोसिस्टम, पूरा फूड चेन इस्तेमाल करता है। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। ठीक है, अगर हम देखें कैम्ब्रियन टाइम पीरियड के समय पर, ये आप जानते होंगे, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, आपने पढ़ा होगा शुरुआत में जब जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा होगा, प्री कैम्ब्रियन, कैलेडोनियन, हर्सियन, अल्पाइन। तो कैम्ब्रियन टाइम पीरियड में हेट्रोट्रॉफ, विषम पोषियों जन्म लिया। पहले प्लांट्स का एवोल्यूशन नहीं हुआ, पहले हेट्रोट्रॉफ मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स ने जन्म लिया, और यही जो ऑर्गेनिज्म थे, इन्होंने कुछ ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से आगे चल के ऑटोट्रॉफ का जन्म हुआ। ऑटोट्रॉफ में भी ऐसा नहीं कि प्लांट ने जन्म लिया, कुछ एलेगी, कुछ बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एलेगी, इस तरह की चीज़ें ने जन्म लिया। पहले हेट्रोट्रॉफ थे, यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म थे जो कि एनिमल बने आगे जाके। तो उन एनिमल्स की वजह से ये प्लांट्स या ऑटोट्रॉफ ने जन्म लिया है, स्वपोषियों ने जन्म लिया है। स्वपोषी कौन होते हैं? जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। लेकिन एक्चुअल में ग्रीन प्लांट्स नहीं डेवलप हुए, जो एलेगी थी, काई, ठीक है, इन्होंने जन्म लिया। तो इनका जन्म हुआ है कैम्ब्रियन टाइम पीरियड के समय पर, प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड के आसपास। ठीक है, कैम्ब्रियन आप कह सकते हैं। और धीरे धीरे करके जो इन प्लांट्स का कॉलोनाइजेशन है, कॉलोनाइजेशन का मतलब है बहुत बड़े लेवल पर प्लांट्स कम्युनिटी का डेवलपमेंट, वो सिलूरियन और डेवोनियन टाइम पीरियड पे हुआ है। ये याद रखने वाली बात है, सिलूरियन और डेवोनियन टाइम पीरियड में। और कार्बोनिफेरस टाइम पीरियड आते आते ग्लासोप्टेरिस फ्लोरा ये गोंडवाना लैंड में काफ़ी एक्सटेंसिव रूप से कवर कर चुका था। आप ये शब्द समझ रहे हैं ना क्या है? इसके लिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपको पता होना ज़रूरी है। कार्बोनिफेरस वो टाइम पीरियड है जो आपने अल्फ्रेड वेगनर के मॉडल में भी पढ़ा होगा, जो थ्योरी है उनकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है ना, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में भी पढ़ा होगा कार्बोनिफेरस। और कार्बोनिफेरस वो टाइम पीरियड है जिस समय पर गोंडवाना लैंड में ये काफ़ी एक्सटेंसिव रूप से, ये फ्लोरा, ये प्लांट का नाम है, एक्सटेंसिव कवर्ड था। गोंडवाना लैंड और गाना लैंड क्या है? आपने अगर अल्फ्रेड वेगनर का मॉडल पढ़ा है तो उसमें पेंजिया पढ़ा होगा, जो सुपर कॉन्टिनेंट था, चारों तरफ उसके सुपर ओशन पेंथालासा था। ये दो पार्ट में टूटा, जिसको नॉर्दर्न पार्ट कहलाया अंगारा लैंड,
और जिसको हम लॉरेशिया भी कह सकते हैं। सदर्न पार्ट इसका कहलाया गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड या लॉरेशिया जो कि नॉर्थ में था, इसमें जितने भी नॉर्थ के कॉन्टिनेंट हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका है, इसमें ग्रीनलैंड आइलैंड है, इसमें यूरोप है और इसमें एशिया है, ये सभी इसमें थे। गोंडवाना लैंड में जितने भी साउथ में है कॉन्टिनेंट या आइलैंड्स, जैसे इसमें साउथ अमेरिका, इसमें अफ्रीका, इसमें मेडागास्कर, इसमें इंडियन पेनिनसुला भी था। भारतीय प्रायद्वीप भी इस समय पर साउथ में ही था, और इसमें ऑस्ट्रेलिया, इसमें अंटार्कटिका, ये सभी साउथ में थे गोंडवाना लैंड में। तो इन पूरे गोंडवाना लैंड में काफ़ी एक्सटेंसिव रूप से ये प्लांट था। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये देखिए यहाँ पर आपको ये दिखाया जा रहा है। ओके, ये है ग्लासोप्टेरिस फ्लोरा। और भी क्या एग्जाम्पल है, इनको आप देख सकते हैं। ग्लासोप्टेरिस खास तौर पे याद रखना। आगे चलें अगर, लेकिन देखिए ये ध्यान रखना है, इस समय पर जो ये प्लांट थे इनमें फूल नहीं थे, फ्लोरिंग नहीं थे। तो क्रिटेशियस टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड था जब फ्लोरिंग प्लांट्स जिनमें फूल थे इनका इमर्जेंस हुआ, ये सामने आए, इनका इवोल्यूशन हुआ। और आगे चल के जब मॉनसून क्लाइमेट का इवोल्यूशन होता है, टाइम पीरियड बदलता है टर्सरी टाइम पीरियड में, तो इनसे पतझड़ वनों का विकास होगा टर्सरी टाइम पीरियड में, तृतीय युग में। ठीक है, ओके। उम्मीद है आप सभी को यहाँ तक बात क्लियर होगी। किसी को कोई डाउट, कोई समस्या रहता है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, जिसको हम कहते हैं फ्लोरिस्टिक किंगडम, या हम इसको फ्लोरिस्टिक प्रोविंस या रीजन कह सकते हैं। ये क्या है, जैसे मान लीजिए पूरा विश्व है, पूरे विश्व में जो प्लांट्स और एनिमल का प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं, एनिमल का अभी नहीं देख रहे हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो किस बड़े क्षेत्र में एक खास प्रकार की प्लांट कम्युनिटी मिलती है, तो उसको हमने एक नाम दे दिया कि एक प्लांट किंगडम है, या फिर इसको हम एक फ्लोरिस्टिक किंगडम कह सकते हैं। फ्लोरिस्टिक किंगडम, फ्लोरिस्टिक प्रोविंस या रीजन कह सकते हैं। तो ऐसे कुछ फ्लोरिस्टिक रीजन या किंगडम का नाम हम देखेंगे। आपको देखिए यहाँ से बहुत सिंपल सवाल पूछेंगे। क्या पूछेगा, इसमें तो मोर देन इनफ चीज़ें लिखी हुई हैं। आपको इस तरह से 4 फ्लोरिस्टिक किंगडम के नाम देंगे, लिस्ट ए। लिस्ट बी में कौन से उनके इंपॉर्टेंट स्पीशी हैं प्लांट की। ठीक है, आपसे कहेंगे कि मैच कीजिए। ओके, इस तरह का सवाल आएगा जो कि बहुत सिंपल होगा। या फिर आपसे किसी एक फ्लोरिस्टिक किंगडम का नाम दे देंगे आपको, और आपसे कहेंगे कि बताइए इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट स्पीशी कौन सी है। 1, 2, 3, 2-3 अगर आपको प्लांट स्पीशी पता है उसकी, या एक पता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफ है। दूसरी बात, आपको ऐसा भी सवाल दे सकता है, प्लांट स्पीशी का तो पूछेगा ही, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4 फ्लोरिस्टिक किंगडम के नाम लिखे हैं, और वो किस कंट्रीज़ में मिलते हैं, उनका रीजन क्या है, कहाँ पर वो हैं, क्योंकि नाम अलग होंगे कंट्रीज़ का, कौन कौन सी कंट्री में वो है एक्सटेंडेड, वो अलग होगा। तो ऐसे भी दे सकता है, इंपॉर्टेंट प्लांट स्पीशी क्या है वो भी पूछ सकता है। दोनों तरह से हम देखेंगे, जो कि बहुत सिंपल रहेगा आपके लिए। पहला है देखिए ऑस्ट्रेलियन किंगडम। अब इसको आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत आसान है। ऑस्ट्रेलियन किंगडम का मतलब क्या है, ऑस्ट्रेलियन किंगडम जो ऑस्ट्रेलिया में एक्सटेंडेड है, सबसे बड़ा इसका जो एक्सटेंशन है ऑस्ट्रेलिया में ही होगा, जाहिर सी बात है। ये देखिए ये ऑस्ट्रेलियन किंगडम है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन किंगडम जो पूरा ऑस्ट्रेलिया कवर करता है। ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे बड़ी, सबसे इम्पॉर्टेंट प्लांट स्पीशी है, ठीक है, वो है यूकोलिप्टस। यूकोलिप्टस पूरे ऑस्ट्रेलिया में 75% एरिया में तो यूकोलिप्टस ही मिलता है, अकेले यही बहुत बड़ा है। ये इंडिया में भी मिलता है, जो कि इंडिया की नेटिव प्रजाति नहीं है प्लांट की, यहाँ लाई गई है। ठीक है, जब अंग्रेज़ों ने कॉलोनी बनाया था यहाँ पर, तो ये यहाँ पर लेके आए थे इस प्रजाति को, चाहे ये चीड़ के पेड़ हो गए और ये यूकोलिप्टस आप जानते क्या है, इसको हम आम तौर पे आपने अगर सुना होगा लिप्टिस का पेड़ भी बोल देते हैं, और गांव में इसको लिपस्टिक का पेड़ भी बोल देते हैं, और कई जगह इसको सफ़ेदा भी बोलते हैं। अगर आप जानते हैं ये सभी नाम यूकोलिप्टस के, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। सफ़ेदा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे सफ़ेद कलर का एक पदार्थ निकलता है, जिस सफ़ेद होता है, वो ड्राई पाउडर जैसा, इसलिए सफ़ेदा भी बोलते हैं। वैसे नाम यूकोलिप्टस है। ठीक है, ये एक्चुअल में जो नेटिव प्रजाति है
वो ऑस्ट्रेलिया की है। बहुत बड़े बड़े सीधे पेड़ होते हैं और ऑस्ट्रेलिया में इसके आप देखिए 600 से भी ज़्यादा प्रजाति मिलती हैं। इंडिया में तो एक ही प्रजाति है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इसकी 600 से भी ज़्यादा प्रजाति हैं। ये बहुत लंबे, बहुत जायंट से लेकर के ड्वार्फ प्लांट भी होते हैं वहाँ पर, तो मतलब छोटे छोटे भी होते हैं, बहुत लंबे लंबे भी होते हैं। ये यूकोलिप्टस ऑस्ट्रेलिया की सबसे खास प्रजाति, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं केप रीजन। केप रीजन क्या है? ये जो कि सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका में है। अफ्रीका पूरा नहीं, जो सदर्न टिप है, दक्षिणी छोर है अफ्रीका का। ये देखिए, ये ज़रा सा, इसमें आप ये ज़रा सा पार्ट देखिए, ये इसको केप रीजन बोलते हैं। इस केप रीजन की खास बात है क्या? गार्डन फ्लोरिंग प्लांट्स, और प्लांट्स के यहाँ पर नाम भी लिखे हैं, जैसे देखिए लोपिला है, और भी नाम ये लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इनके आप नाम ध्यान रखना, ये केप रीजन है। मगर इम्पॉर्टेंट बात कि फ्लोरिंग प्लांट है, सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका में ये मिलते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये जो गार्डन प्लांट्स हैं, अंग्रेज़ों ने यहाँ भी कॉलोनीज बनाई थी, और जिसकी वजह से इन गार्डन प्लांट्स को वो पूरे साउथ अफ्रीका में यूरोपियंस के द्वारा जब कॉलोनीज बनाया गया था, तो यहाँ पर इन फ्लोरिंग प्लांट्स को यूरोप में भी डिस्पर्स किया गया, फैलाया गया, इनका फैलाव हुआ, और बाकी बहुत सारे क्षेत्रों में इनका डिस्पर्शन हुआ जहाँ जहाँ पर यूरोपियंस ने कॉलोनीज बनाया हुआ था। और इन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र में इन फ्लोरिंग प्लांट्स को, इन फूल वाले प्लांट्स को बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में इनका सफाया किया एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र में ये फैले हुए थे, तो उन लैंड्स पर इन्होंने इनको सफाया किया और वहाँ पर खेती करना शुरू किया। तो ये भी इनकी एक शॉर्ट कहानी है, जिसको आप ध्यान रखना। इसके बाद आता है अंटार्कटिक रीजन। नाम से ही स्पष्ट है, बहुत मुश्किल बात नहीं है। अंटार्कटिक रीजन, इसमें देखिए अंटार्कटिका तो होगा ही, लेकिन इसमें साथ ही साथ अंटार्कटिका के साथ पैटागोनिया, सदर्न चिली होगा, सदर्न जो दक्षिणी चिली है, साउथ अमेरिका से न्यूजीलैंड, ये वाला जो क्षेत्र है, ये भी इसी में आएगा। जैसा आप ये देखिए, ये पूरा अंटार्कटिका है, न्यूजीलैंड भी इसी में है, और जो पैटागोनिया है, दक्षिणी चिली है, ये भी इसी में आता है। तो इस पूरे को अंटार्कटिका रीजन बोलते हैं। इसका आप नाम ध्यान रखेंगे, अंटार्कटिका रीजन, ठीक है। इसकी खास बात क्या है? इसकी एक खास बात है ग्रासेस, घासें, जो घास के मैदान हैं। एग्जैक्टली अंटार्कटिका में तो घास नहीं मिलेंगी, लेकिन जो दूसरे हैं, न्यूजीलैंड है और चिली वाला क्षेत्र है, वहाँ पर ये ग्रासेस मिलेंगे, और उनकी अलग अलग प्रजातियाँ मिलती हैं, ठीक है। तो ये इनकी सबसे बड़ी खास बात है। और न्यूजीलैंड में यूरोपियंस ने जब कॉलोनीज बनाया था वहाँ पर भी, तो इन प्रजातियों को, इन ग्रासेस की प्रजातियों का भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में मॉडिफिकेशन हुआ है, किया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद आता है पैलियोट्रॉपिकल। पैलियोट्रॉपिकल रीजन बहुत बड़ा है, लगभग पूरा अफ्रीका, साउथ वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सदर्न एंड मिडिल पोर्शन है चाइना का, ये पूरा रीजन इसी में आएगा। और इसी के फिर सब कैटेगरीज भी करते हैं। अफ्रीकन सब किंगडम होगा, इसमें इंडो मलेशियन किंगडम होगा, पॉलिनेशियन किंगडम होगा, जिसको पूरे को पैलियोट्रॉपिकल बोलते हैं। पैलियोट्रॉपिकल ये है, देखिए ये पूरा पैलियोट्रॉपिकल है, ठीक है। केप रीजन को छोड़ना है। इसमें आप ये पूरा येलो कलर से दर्शाया गया है, इस तरफ से भी ये पैलियोट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। अब देखिए यहाँ की कौन कौन सी स्पीशीज़ होंगी। इंडिया का इसमें भाग है ना, तो इसमें जो भी इंडिया में मिलने वाली प्रजातियाँ हैं प्लांट में, वो तो जाहिर सी बातें होंगी ही। इसमें फ्लोरिंग प्लांट भी होंगे, इसमें जैसे ट्रॉपिकल प्लांट्स भी होंगे, इसमें आपको रेन फॉरेस्ट भी मिलेंगे, क्योंकि इंडिया में भी मिलते हैं। इसमें रेन फॉरेस्ट वाला पार्ट भी है इक्वेटर के आसपास का, तो वो सभी प्लांट्स आपको इसमें दिखाई देंगे। जब हम बायोम्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी और कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन बस आप इतना ध्यान रखना कि यहाँ पर प्लांट्स की जो डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन में प्लांट्स यहाँ पर मिलते हैं, जैसा इंडिया में भी आपको देखने को मिलेगा। इंडिया इसमें है, इसमें रेन फॉरेस्ट वाले प्लांट्स भी मिलेंगे, इसमें एवरग्रीन प्लांट्स मिलेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आता है नियोट्रॉपिकल। नियोट्रॉपिकल में क्या है?
ये पूरा जो साउथ अमेरिका है, इसमें हमें चिली और पैटागोनिया को छोड़ना है। क्यों? क्योंकि ये जो पोर्शन है ये अंटार्कटिका में आएगा, ठीक है, ये अंटार्कटिका में आएगा, इसलिए इसको छोड़ देंगे। बाकी इसके अलावा पूरा साउथ अमेरिका इसमें होगा। और ये जो नियोट्रॉपिकल के प्लांट्स हैं, इनका संबंध, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पैलेट्रॉपिकल के जैसा ही है। क्यों? क्योंकि एक समय पर ऐसा था कि सभी जो कॉन्टिनेंट थे वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसको अल्फ्रेड वेगनर ने नाम दिया था पेंजिया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मिलने वाले प्लांट्स की स्पीशी हैं वो फ्लोरिंग प्लांट भी हैं, क्योंकि अफ्रीका से इनका संबंध था, अफ्रीका से जुड़े हुए थे। फ्लोरिंग प्लांट्स यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर रेन फॉरेस्ट मिलते हैं, यहाँ पर ग्रासेस मिलती हैं। तो ये इसकी खास बात है नियोट्रॉपिकल की। और अंत में आता है बोरियल। बोरियल जो प्लांट है, इसमें पूरा नॉर्थ अमेरिका होगा, कुछ पार्ट को छोड़ देना है, इसमें मिडिल अमेरिका को छोड़ देना है, ओके। और ग्रीनलैंड है, बाकी पूरा एंटायर यूरोप है, इसमें नॉर्थ एशिया है, आर्कटिक रीजन है, ये पूरा ये क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर आपको फ्लोरल किंगडम मिलेंगे और इसे हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि ये पोलर रीजन के पास का क्षेत्र है। तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आपको प्लांट्स कम्युनिटी या आपको बहुत बड़ी मात्रा में रेन फॉरेस्ट की तरह तो नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको इस तरह की जो वेजिटेशन मिलेंगी, जैसे कि जिसको हम कहते हैं कोणधारी वन, जिनको हम कह सकते हैं ये इस तरह के, ये जो इस तरह के पेड़ होते हैं जिनको हम कोणधारी वन कहते हैं, ये उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ये बर्फ़बारी होती है, स्नोफॉल होता है। जिस अब इनका क्योंकि आकार ऐसा है, बर्फ़ इनके ऊपर इस तरह से स्टेबल नहीं हो सकती है, रुक नहीं सकती है और फिसल करके वो नीचे चली जाती है, जिसकी वजह से ये स्टेबल रह पाते हैं। कोणधारी वन क्योंकि कोण के जैसा होता है, इसी वजह से इनको कोणधारी वन बोलते हैं। ये है बोरियल। कुछ यहाँ पर मास, लाइकेन, इस तरह की प्रजातियाँ भी मिलेंगी, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है समाप्त। इसमें आपको बहुत सिंपल सी बातें, जो बेसिक शुरू में बताया कि सक्सेशन क्या है, सक्सेशन के अलावा प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, उसके फेजेस याद रखिए, कौन कौन से प्लांट रीजन हैं जिसको हम फ्लोरिस्टिक किंगडम कह सकते हैं, किस रीजन में वो एक्सटेंडेड हैं, उनके कौन कौन से एक दो इम्पॉर्टेंट प्लांट स्पीशी हैं, फ्लोरिंग किंगडम कौन सा है, और ग्रास कहाँ पर मिलती हैं ज़्यादा, रेन फॉरेस्ट कहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से आप याद रखिए। यूकोलिप्टस किसकी खास बात है। और कुछ इसी तरीके से हमें एनिमल किंगडम भी देखना होगा, सिंपल है बहुत, तो आप उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप उसको पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच सभी को। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।